हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्क्रीन फिल्म प्ले पर एक और बार। आज हम पैसिफिक रिम की दूसरी फिल्म पर बात करने वाले हैं। पिछली कहानी में हमने देखा था कि एलियंस ने एक पोर्टल खोला था जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। वहां से उन्होंने काइजो को भेजा जिसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया। कुछ बहादुर लोगों ने काइजो का सफाया कर दिया और उस पोर्टल को हमेशा के लिए सील कर दिया। ये सब 10 साल पहले हुआ था। अब हम देखते हैं पिछले 10 सालों में कई रोबोट्स बेकार हो चुके हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इन खराब रोबोट्स के पार्ट्स चुरा कर बेचते हैं। उन्हीं में से एक है जैक, जो कोई और नहीं बल्कि मार्शल का बेटा है। उसके पिता ने काइजू से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान की थी, लेकिन जैक अपने पिता से बिल्कुल अलग है। वो पुराने रोबोट्स की कीमती पार्ट्स चुरा कर उन्हें बेचता है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद के रोबोट्स बनाना चाहते हैं। जैक ने रोबोट के कुछ स्पेशल पार्ट्स बेचने का धंधा शुरू किया था, लेकिन जब उसे धंधे में लॉस होने लगा तो वो कुछ लोगों को धोखा देकर भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान उसकी नज़र अमारा नाम की एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की भी जैक की तरह रोबोट्स के पार्ट्स चोरी करती है। अमारा ने वो पार्ट पहले ही चुरा लिया था जिसे जैक चुराने का प्लान बना रहा था। जैक किसी तरह अमारा का पीछा करते हुए उसकी वर्कशॉप तक पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि अमारा ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो सिर्फ एक पायलट से कंट्रोल हो सकता है। जैक उससे मिलता है और उसे यह रोबोट बेचने के लिए कहता है, लेकिन अमारा के कुछ बोलने से पहले ही सिक्योरिटी फोर्स वहां पहुंच जाती है। दरअसल अब तक सरकार ने पहले से भी ज्यादा बड़े और ताकतवर रोबोट्स तैयार कर लिए हैं, ताकि अगर एलियंस दोबारा हमला करे तो इंसानियत को बचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सके। सिक्योरिटी गार्ड्स अमारा और जैक को पकड़ने ही वाले थे कि अमारा जल्दी से अपने रोबोट में बैठ जाती है। जैक भी उसके साथ कॉकपिट में घुस जाता है। वे गार्ड्स के सामने जबरदस्ती निकलने की कोशिश करते हैं और दरवाजा तोड़कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल रोबोट आ जाता है। वे उससे बचने की कोशिश करते हैं, मगर वो रोबोट उन पर हमला कर देता है और एक तगड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देकर दोनों को बेहोश कर देता है। जब उन दोनों को होश आता है तो वो जेल में होते हैं। यही जैक की मुलाकात माको से होती है। माको वही लड़की थी जिसे मार्शल ने गोद लिया था, यानी वो जैक की बहन थी। अब वो एक बड़ी कंपनी की महासचिव बन चुकी थी, जो विशाल रोबोट्स बनाने और नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने का काम करती थी। माको जैक को एक ऑप्शन देती है, या तो वो इस जेल में सजा काटे या फिर नए पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर ले। जैक खुद एक बेहतरीन पायलट था और इस फील्ड में काफी एक्सपीरियंस भी रखता था। अब उसके पास माको की बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। वो अमारा के साथ नए पायलट्स के ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचता है। अमारा को भी उसके साथ इसीलिए भेजा गया था क्योंकि उसने अपनी स्किल से एक पावरफुल रोबोट बनाया था। ट्रेनिंग सेंटर में जैक की मुलाकात उसके पुराने दोस्त नेट से होती है, जो पहले उसका को पायलट हुआ करता था। तभी वहां शाओ नाम की एक बिजनेसमैन आती है जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी की मालिक है। उसके साथ डॉक्टर न्यूटन भी मौजूद है। न्यूटन वही इंसान है जिसने पिछली कहानी में अपने दिमाग को काइजो के ब्रेन से कनेक्ट किया था और एलियन से जुड़ी कई अहम जानकारियां इकट्ठा की थी। अब वो शाओ कंपनी के साथ काम कर रहा था। शाओ और न्यूटन ने मिलकर नए और एडवांस रोबोट्स बनाए हैं जिन्हें सिर्फ एक पायलट दूर से भी कंट्रोल कर सकता है। शाओ अपने इन रोबोट्स को दुनिया के सामने लाने का प्लान बना रही थी, लेकिन इसके लिए उसे माको की कंपनी से अप्रूवल चाहिए था। माको इस टेक्नोलॉजी को लेकर सस्पेक्टेड है। उसका मानना यह है कि अगर ये रोबोट रिमोट से ऑपरेट हो सकते हैं तो उन्हें आसानी से हैक भी किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। माको जैक से कहती है कि वो नेट के साथ रोबोट में जाकर टीम का स्वागत करे और स्थिति को संभाले। जैक और नेट जिस रोबोट में थे उसे उस लोकेशन पर लैंड कराया जाता है जहां प्रेसियस के लोगों की मीटिंग हो रही थी। इसी मीटिंग के लिए माको भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रही थी, लेकिन तभी समंदर से एक विशाल रोबोट अचानक बाहर निकलता है और मिसाइल दाग देता है, जिसका निशाना जैक और नेट का रोबोट होता है। मिसाइल लगते ही उनका रोबोट अस्थिर हो जाता है और वे उससे अलग हो जाते हैं। मिसाइल एक बिल्डिंग से टकराती है, जिससे हेलीपैड का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिरने लगता है। इससे पहले कि वो मीटिंग में मौजूद लोगों पर गिरता, जैक और नेट तुरंत हरकत में आते हैं और लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। उस अनजान रोबोट का अगला निशाना माको का हेलीकॉप्टर था। जैक और नेट तेजी से उस रोबोट पर हमला करते हैं, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जैक की नजर माको के हेलीकॉप्टर पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि हेलीकॉप्टर जल्द ही क्रैश होने वाला है। वो अपने रोबोट के जरिए हेलीकॉप्टर की ओर भागता है,
लेकिन ठीक समय पर उसे नहीं पकड़ पाता और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस भयानक हादसे में उसकी बहन माको की मौत हो जाती है। इसी बीच समंदर से निकलने वाले इस रहस्यमय रोबोट की नजरें अब आसमान की तरफ उठती है, जहां पहले से कई दूसरे रोबोट्स तैनात खड़े थे जो इससे मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एक बार फिर वह रहस्यमय रोबोट समंदर के अंदर समा जाता है। दूसरी तरफ जेक अपनी बहन माको की मौत से गहरे सदमे में था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मरने से पहले माको ने एक लोकेशन शेयर की थी। जब कंपनी उस लोकेशन को ट्रैक करती है तो पता चलता है कि वो रूस में है। इधर शाओ कंपनी पर फोकस किया जाता है, जहां वो अपने नए रोबोट्स को दुनिया के सामने पेश करने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन अब भी उनके रोबोट्स पूरी तरह से तैयार नहीं थे। शाओ न्यूटन को ऑर्डर देती है कि वो अगले 48 घंटों में नए रोबोट्स को फाइनल स्टेज तक पहुंचाए। न्यूटन तुरंत इस मिशन में जुट जाता है। यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। न्यूटन के पास अब भी काइजू का ब्रेन मौजूद है और वो पूरी तरह से एक्टिव भी है। न्यूटन अब भी अपने दिमाग को काइजू के ब्रेन से जोड़ता है ताकि एलियंस से जुड़ी और भी गहरी जानकारी उसे मिल सके। उधर जेक और नेट अपने रोबोट के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जिसका जिक्र माको ने किया था। यह रूस की एक वीरान जगह थी जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक वही खतरनाक रोबोट वहां पर प्रकट हो जाता है जिसने माको को मारा था। यह एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। जेक और नेट पूरी ताकत लगाकर उस रोबोट से भिड़ते हैं और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल था, आखिर इस रोबोट को ऑपरेट कौन कर रहा होगा। ये जानने के लिए वे तुरंत उस रोबोट के कंट्रोल सिस्टम में जाने के लिए कोशिश करते हैं। जब उस रहस्यमय रोबोट के हेलमेट को हटाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि काइजो एलियन का ब्रेन मौजूद था जो इस रोबोट को कंट्रोल कर रहा था। ये देखकर दोनों पूरी तरह चौंक जाते हैं। काइजू के ब्रेन को तुरंत लैब में लाया जाता है, जहां टेस्टिंग के बाद यहाँ एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। ये असली काइजू का ब्रेन नहीं है बल्कि इसे धरती पर विकसित किया गया है। इसका मतलब साफ था कि ये किसी इंसान ने ही बनाया होगा। इधर अमारा को एक रोबोट टेस्टिंग फैसिलिटी में जाते हुए दिखाया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि आखिर इन रोबोट्स को बनाने वाली कंपनी कौन है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये वही कंपनी है जो पूरी दुनिया को ऑटोमेटिक रोबोट्स सप्लाई करने वाली थी, यानी कि शाओ कंपनी। वो तुरंत जेक को इसकी इंफॉर्मेशन देती है। दूसरी तरफ शाओ कंपनी अपने नए रोबोट्स को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर चुकी थी, लेकिन कुछ ही देर में इन रोबोट्स में अजीब सा बदलाव होने लगता है। दरअसल इन रोबोट्स के कंट्रोल कॉकपिट में अब कोई इंसान नहीं बल्कि काइजू का ब्रेन था, यानी अब ये पूरी तरह से काइजू रोबोट्स बन चुके थे। अब ये रोबोट्स दुनिया को तबाह करने के लिए शहरों पर हमला कर रहे थे। इसी बीच न्यूटन के पास उसका एक साथी आता है जो ये देखकर हैरान हो जाता है कि न्यूटन खुद भी पूरी तरह से काइजू एलियन के कंट्रोल में आ चुका है। जैसा कि हमें पहले दिखाया गया था, न्यूटन ने अपने दिमाग को काइजू के ब्रेन से जोड़ा था और अब वही ब्रेन न्यूटन को कंट्रोल कर रहा था। अब तक काइजू पूरी तरह से न्यूटन के दिमाग को कंट्रोल कर चुके थे। न्यूटन अब सिर्फ उनका एक जरिया बन चुका था और असल में जितने भी नए रोबोट्स बनाए गए वे सब काइजू एलियन के प्लानिंग का ही हिस्सा थे। यहीं पर एक और बड़ा खुलासा होता है। दरअसल जिस रहस्यमय रोबोट ने माको को मारा था उसे भी न्यूटन ने ही डिजाइन किया था और उसमें काइजू का ब्रेन डाला गया था। न्यूटन और काइजू नहीं चाहते थे कि माको उनके प्लान में किसी भी तरह की दखल अंदाजी करे और इसीलिए उन्होंने माको को रास्ते से हटा दिया। न्यूटन का साथी जो अब तक उसकी असली सच्चाई से अनजान था, उससे सभी रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन न्यूटन साफ मना कर देता है। इसी बीच शाओ भी वहां पर आ जाती है और बिना कोई वक्त गवाए न्यूटन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। न्यूटन किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाता है। अब शाओ और न्यूटन का साथी मिलकर रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। दूसरी तरफ वे सारे रोबोट्स जिनमें काइजू के ब्रेन है, अब वे प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रहे थे। उनका असली मकसद सामने आ चुका था। वे फिर से एक पोर्टल खोलना चाहते थे जिससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खुले और बाकी के काइजू एलियंस फिर एक बार धरती पर कब्जा करने के लिए आ सके। अचानक पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है और उसमें से काइजू धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं, धरती को पूरी तरह तबाह करने के लिए और इस पर कब्जा जमाने के लिए। शाओ और उसका साथी लगातार उन रोबोट्स को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे,
आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। शाओ सफल हो जाती है और जो पोर्टल खुल रहा था वो तुरंत बंद हो जाता है। इसके साथ ही सभी रोबोट निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि पोर्टल बंद होने से पहले 3 खतरनाक काइजू एलियंस धरती पर आ चुके थे। ये एलियंस जापान की तरफ बढ़ रहे थे और उनका मकसद सीधा था, एक ज्वालामुखी तक पहुंचना। न्यूटन के साथी को अब ये सारी सच्चाई समझ आ चुकी थी। वो बताता है कि अगर काइजू का खून लावा के साथ मिल गया तो एक जहरीली गैस निकलेगी, जिससे धरती पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, यानी कि कोई भी इंसान सांस नहीं ले पाएगा और सारे इंसान मर जाएंगे। और फिर एलियंस इस प्लेनेट पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। अब इंसानों के पास सिर्फ 4 रोबोट बचे थे, लेकिन ये पहले जैसे कमजोर नहीं थे, ये और भी ज्यादा ताकतवर बनाए गए थे। अब ये उड़ने की क्षमता भी रखते थे। जेक, नेट और बाकी रोबोट्स वहां तुरंत पहुंचते हैं और काइजू से भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से वे रोबोट्स शुरुआत में काफी अच्छी तरह से काइजू से फाइट करते हैं। काइजू कमजोर पड़ने लगते हैं और ऐसा लग रहा था कि इंसानियत ये जंग जीत जाएगी। लेकिन तभी न्यूटन अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कुछ छोटे रोबोट्स को काइजू की ओर भेजता है। ये छोटे छोटे रोबोट्स एक साथ जुड़कर एक विशाल और विनाशकारी काइजू बना देते हैं, इतना शक्तिशाली कि ये सभी रोबोट्स को पछाड़ने लगता है। नया सुपर काइजू इतना ताकतवर था कि उसने हर रोबोट को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जिस रोबोट में जेक और नेट थे, ये उस रोबोट को भी काफी ज्यादा डैमेज कर रहा था। नेट को गंभीर चोट लग जाती है, जिससे वो अब लड़ाई जारी नहीं रख सकता था। जेक अकेले रोबोट को ऑपरेट नहीं कर सकता था, लेकिन तभी अमारा उसकी मदद के लिए आ जाती है। अब दोनों मिलकर इस खतरनाक काइजू का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन एक समस्या थी, उनके रोबोट की उड़ने की क्षमता सीमित थी। दूसरी तरफ काइजू लगातार ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहा था। अगर काइजू एलियन ज्वालामुखी तक पहुंच गया तो पृथ्वी पर जहरीली गैस फैल जाएगी और इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। शाओ हालात को समझते हुए तुरंत एक ऑटोमेटिक रोबोट एक्टिव करती है। ये वही रोबोट था जिसे फिल्म की शुरुआत में अमारा ने बनाया था। इस रोबोट में एक थ्रस्टर था, जिससे ये बड़ी ऊंचाई तक उड़ सकता था। अब जेक और अमारा ने एक आखिरी फैसला किया, उन्हें अपने रोबोट को बम की तरह इस्तेमाल करना होगा। काइजू ज्वालामुखी के बेहद करीब पहुंच चुका था। अब वक्त बिल्कुल कम था। अमारा के छोटे रोबोट की मदद से जेक और अमारा अपने रोबोट से बाहर निकलते हैं। उसी वक्त उनका बड़ा रोबोट तेजी से काइजू की तरफ गिरता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। विस्फोट इतना भयानक था कि काइजू तुरंत खत्म हो जाता है। जेक और अमारा किसी तरह इस विनाशकारी टकराव से बच जाते हैं। अब ये जंग खत्म हो चुकी थी, या शायद नहीं। न्यूटन, जो अब तक ये सब देख रहा था, अपनी मूल योजना के फेल होने के बाद एक नया प्लान बनाने की कोशिश करता है। तभी नेट अचानक पीछे से आता है और न्यूटन के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है। न्यूटन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और अब नियंत्रण जेक और उसकी टीम के हाथों में आ जाता है। लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। न्यूटन का दिमाग एलियंस के कब्जे में था। बेहोशी की हालत में न्यूटन एक अजीब तरह की आवाज में बोलता है, तुम लोग नहीं बचोगे, हम वापस आएंगे और इस बार हम सीधे इस दुनिया पर हमला करेंगे। जेक न्यूटन की तरफ देखता है और मुस्कुराकर कहता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार हम तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हें खत्म कर देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।